All right. Good afternoon, one and all. I, Sarata Biswal from Altius Biogenics, welcome you all to this session on World Schizophrenia Day. Today, we have among us Dr. Sumit Shakya, consultant psychiatrist in Antarman Neuropsychiatry Clinic, Manjalpur, Vadodara. He did his MD in psychiatry from Government Medical College, Surat. So I hand over the session to Dr. Sumit Shakya, who would be enlightening us on schizophrenia, its timely diagnosis, and treatment options. Over to you, sir. Uh, Thank you so much, ma'am. Uh, Good afternoon, everyone. I am Dr. Sumit Shakya, and I am currently practicing as a consultant psychiatrist in Manjalpur, Vadodara. सबसे पहले आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है, तो वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के इस अवसर पे मैं आप सबके साथ स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड कुछ बातों की चर्चा करना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले कि स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है। तो हमें सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक बीमारी है। ठीक है, जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं, उन मानसिक बीमारियों को हम जनरली दो तरीकों से बांट सकते हैं, एक साइकोटिक इलनेसेस और दूसरी न्यूरोटिक इलनेसेस। साइकोटिक इलनेसेस वो होती हैं जिनमें मतलब पेशेंट को खुद पता नहीं चलता कि उसको मानसिक बीमारी है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि पेशेंट को इंसाइट नहीं होती। ठीक है, तो उसमें पेशेंट को खुद ही पता नहीं चलता कि वो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, और उसमें पर्सनैलिटी चेंज या जो उसका व्यवहार है, उसका जो बर्ताव है, वो चेंज होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कीजोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, ये सारी साइकोटिक इलनेसेस है। दूसरी जो होती है वो होती है न्यूरोटिक इलनेसेस, यानी कि जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी, जिसमें मतलब पेशेंट को खुद पता चलता है कि उसको मानसिक बीमारी है। ठीक है, तो उस इन बीमारियों में पेशेंट को इंसाइट रहती है। तो जो स्कीजोफ्रेनिया है वो एक साइकोटिक इलनेस है जिसमें पेशेंट को खुद पता नहीं चलता कि उसको मानसिक बीमारी है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया कितना कॉमन है, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो जनरल पॉपुलेशन में हर 100 में एक जन को हो सकता है, और उसका जो सबसे कॉमन एज ग्रुप है वो होता है शुरुआत के एज ग्रुप में 15 से 30 के एज ग्रुप में वो हो सकता है। ठीक है, अब उसमें साइन और सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है, उसके जो घर वाले हैं वो पेशेंट को लेकर आते हैं। वो इस तरीके की कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि जो उनका पेशेंट है वो रात को अभी सोता नहीं है, वो रात को अकेले में बड़बड़ करता है, अकेले में बातें करता है, मतलब दीवारों को देख के हंसता रहता है या इशारों में बातें करता है, कुछ ना कुछ धीरे धीरे बोलता रहता है इस तरीके से, जैसे तो वो इस तरीके से बातें करता रहता है। ठीक है, जब घर वाले पूछते हैं तो वो इन सब चीजों का आंसर नहीं करता कि मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ, वो इस तरीके के आंसर देता है। एक्चुअली हो ये रहा होता है कि उसको कानों में आवाजें आ रही होती है जिनके साथ वो बातें कर रहा होता है, और इसीलिए कभी कभी वो बात करते करते अकेले में हंसता भी है। तो घर वाले इस तरीके की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि जो पेशेंट है वो अकेले में कभी कभी हंसता है, अकेले में बड़बड़ करता है, बातें करता है, बराबर, दीवारों को देख के बातें करता रहता है। उसके अलावा रात को सोता नहीं है। ठीक है, अपने नहाने धोने का ख्याल नहीं रखता है, बराबर। उसके अलावा खाना टाइम पे नहीं खा रहा है, पहले खाना खाता था अभी खाना नहीं खाता, जो भी उसके दिनचर्या के जो काम होते हैं वो अभी नहीं कर रहा है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो दूसरी जो मेन तकलीफ होती है वो होती है वहम शंका की बीमारी, यानी कि जो पेशेंट होता है उसको वहम होने लग जाता है कि लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं या कोई मुझे मारना चाहता है। ठीक है, उसको ऐसा हमेशा लगता रहता है कि कोई मेरे पे नजर रखता है, किसी ने मेरे ऊपर कैमरे लगाए हुए हैं। ठीक है, जो सिर्फ उसके वहम का भाग होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर तुम उसको काउंटर क्वेश्चन करोगे तो फिर वो बोलेगा भी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सच में मतलब मेरे पे कोई नजर रख ही रहा है। वो घर में खाना चेक करेगा बार बार कि मुझे खाने में कुछ मिला के दिया जा रहा है मुझे मारने के लिए। तो उसको इस तरीके से लगने लग जाता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं और उसको मारना चाहते हैं, उसमें नजर रख रहे हैं, जो सिर्फ उसके वहम का भाग होता है, जिसको डिल्यूजन कहते हैं। उसके अलावा बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होते हैं उनका जो स्पीच है, यानी कि जो उनका बोलने का तरीका है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। यानी कि वो बोल तो रहे हैं लेकिन जो भी बोल रहे हैं उसका कुछ मीनिंग ही बाहर निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एक चीज होती है कि डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर यानी कि
जो हमने बोला कि पुअर सेल्फ केयर हो जाना, कपड़े निकाल के घूमना इधर उधर, ठीक है, कचरा इकट्ठा करना, तो इस तरीके के सिम्टम्स देखने को भी मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी रहते हैं जिनको शुरुआत में नेगेटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स यानी कि जो पेशेंट है वो जितना नॉर्मली बोलता था पहले, उससे अब कम बोलने लगा है, एकदम शांत शांत रहने लगा है, ठीक है, किसी के साथ बातचीत नहीं करता, कोई भी काम करने का, उसमें कोई भी इनिशिएटिव लेने का उसको मन ही नहीं होता, अकेले अकेले बैठा रहता है, किसी से भी बात नहीं करता। तो इन सबको नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। तो पेशेंट को ये सारे के सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। अब दूसरी चीज ये होती है कि पेशेंट ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका कारण क्या रहता है, बराबर। तो सबसे मुख्य कारण जो शुरुआत में जिसकी बात की जा सकती है तो वो होता है जेनेटिक या वारसागत। तो इसमें ऐसा रहता है कि नॉर्मली जैसे हमने बात की कि जनरल पॉपुलेशन में हर 100 में एक जन को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो उसी तरीके से अगर घर में जो पेशेंट है उसके माँ बाप में से किसी भी एक को मानसिक बीमारी है या स्किज़ोफ्रेनिया है, तो ये जो परसेंट है, ये जो चांस है, वो 1% से बढ़ के 10% जितना हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है तो पेशेंट में जो चांस है वो 10% जितना हो जाता है। और उसी तरीके से अगर पेशेंट के दोनों पेरेंट्स को मानसिक बीमारी है तो जो पेशेंट है उसमें स्किज़ोफ्रेनिया के होने के चांसेस 40% तक हो सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझा जाए तो जितना ज्यादा उसका प्रिवेलेंस होगा फैमिली में, उतने ज्यादा चांसेस बढ़ते जाएंगे पेशेंट में स्किज़ोफ्रेनिया होने के, ठीक है। अब ये स्किज़ोफ्रेनिया होता क्यों है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स होते हैं। तो उसमें एक मेन केमिकल जो होता है जिसका रोल स्किज़ोफ्रेनिया में होता है उसको बोलते हैं डोपामिन। तो ये जो डोपामिन लेवल है ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में बढ़ जाता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में डोपामिन लेवल बढ़ जाने के कारण उसको ये सारे लक्षण होते हैं, बराबर। दूसरे अभी रिसर्च लेवल पे दूसरे न्यूरोकेमिकल्स की भी बात चल रही है, जैसे कि ग्लूटामेट, गाबा, जिन जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन केमिकल जिसकी हमेशा से बात होती है वो है डोपामिन, जिसका लेवल स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में बढ़ जाता है। उसके अलावा बहुत दूसरे जो कारण होते हैं वो है एक पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है। जैसे हम सभी का जो पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, हम सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, ठीक है। तो हम किस तरीके से स्ट्रेस को डील करते हैं वो भी हर एक का अलग तरीका होता है। तो कुछ लोग होते हैं जिनका मतलब पहले से इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है, क्लस्टर ए पर्सनैलिटी टाइप्स, फॉर एग्जांपल पैरानॉइड पर्सनैलिटी, स्कीज़ोइड पर्सनैलिटी, स्कीज़ोटिपिकल पर्सनैलिटी। तो ये सारे पर्सनैलिटी में ऐसा होता है कि ये दुनिया मतलब जितने भी बाहर के लोग हैं, मतलब उन लोगों से कम बात करते हैं, ज्यादा सबके साथ घुलते मिलते उतना नहीं है, ठीक है। उनका सोशल इंटरेक्शन पहले से ही बाकी लोगों के साथ कम होता है। तो इन लोगों में, क्लस्टर ए पर्सनैलिटी के लोगों में स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बाकी लोगों की अपेक्षा में थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड यानी कि तनावपूर्ण बचपन, वो भी एक स्ट्रेसफुल फैक्टर होता है कि किसी का जो बचपन था वो बहुत तनावपूर्ण रहा, उसके कारण भी पेशेंट को मतलब इतने तनाव पूर्ण जीवन उसने जिया, तो वो भी एक तरीके से एग्रीवेटिंग फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा जो भी तनावपूर्ण जीवन में अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, ठीक है ना, इतना ज्यादा स्ट्रेस कि वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा, तो वो भी एक तरीके से एग्रीवेटिंग फैक्टर की तरह काम कर सकता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, बराबर। जिसको पहले से चांसेस थे कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता था, फॉर एग्जांपल कि कोई पेशेंट है, उसके माता पिता या उसके घर में ऐसी फैमिली हिस्ट्री है कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हुआ था, और उसके ऊपर से उसको कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, तो वो पेशेंट में ज्यादा चांसेस रहेंगे कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए, क्योंकि उसमें ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे और जेनेटिक फैक्टर्स थे, उनका इंटरेक्शन होगा, बराबर। तो ये सारे कारण मिलके स्किज़ोफ्रेनिया करवा सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, इसमें कोई भी ब्लड टेस्ट इसके लिए अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये हम डायग्नोस कैसे करते हैं? तो इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट के सगे हैं, वो मतलब डिटेल्ड हिस्ट्री मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकियाट्रिस्ट को देते हैं। जब पूरा डिटेल्ड हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट की एमएससी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है, तो उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस बनाया जाता है, ठीक है? अब एक बार डायग्नोसिस क्लियर हो गया तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है कि दवा शुरू करनी है, ठीक है? अब जो दवा शुरू करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में, उनको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक, ठीक है? अब वो दवा क्या करती है? जैसे हमने अभी बात की कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, उनमें डोपामाइन लेवल जो होता है, मन ये जो मगज होता है उसके अंदर बढ़ गया होता है। तो हमें करना क्या है? ये जो डोपामाइन लेवल है इसको वापस कंट्रोल करना है। तो जो ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती है, ये धीरे धीरे क्या करती है, ये जो दवाइयाँ हैं वो डोपामिन लेवल को कम करते जाती है। और जैसे जैसे डोपामिन लेवल कम होते जाता है, तो उस तरीके से जो पेशेंट के लक्षण है वो भी धीरे धीरे ठीक होते चले जाते हैं, ठीक है? अब दूसरी चीज ये कि ये हमें दवा कितने टाइम तक चालू रखनी पड़ती है। तो उसमें जरूरी है समझना कि शुरुआत में पहला एपिसोड अगर आया है तो कम से कम 1.5 से 2 साल तक दवा चालू रखनी पड़ती है, ठीक है? अब उसके बाद कितने लंबे टाइम तक हमें शुरू रखनी है, वो डिपेंड करता फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, फैमिली हिस्ट्री का अगर पेशेंट की फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया की हिस्ट्री है, या पेशेंट जो है उसने पहले कभी दवा बंद करके देखा और दवा बंद हेलो जो पेशेंट है उसने पहले कभी दवा बंद करके देखा और दवा बंद करने के बाद उसको जो सिम्टम्स थे वो वापस शुरू हो गए, या दवा बंद करने के बाद वो वापस उतना ज़्यादा वायलेंट हो गया, ठीक है, या जब भी वो दवा बंद करता था तो उसके बाद उसको तकलीफें शुरू हो जाती थी, तो इन सब कंडीशंस में हमें दवा को कंटिन्यू रखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बार बार दवा बंद करने के बाद पेशेंट को वापस सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि हम पेशेंट की जो दवा है वो कंटिन्यूअस चालू रखें, और आजीवन भी चालू रखनी पड़ सकती है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो बीमार मेडिकेशंस हैं उससे उतने ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट है जिसको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, जिस तरीके से वो दवा लेता है जीवन भर, उसी तरीके से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को भी दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। जब भी कोई पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, तो उसका शुगर लेवल अपने आप बढ़ जाता है। तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमें एंटी डायबिटिक मेडिकेशन देना पड़ता है, जिससे शुगर वापस कंट्रोल में रहे, बराबर? तो जैसे ही हम दवा बंद करेंगे तो वो शुगर लेवल अपने आप बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, और उसको डायबिटीज़ के सिम्टम्स या लक्षण देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से जैसे ही दवा बंद होती है तो वो जो डोपामिन लेवल है वो वापस अपने आप बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण पेशेंट को वापस लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसलिए दवा को लेना ज़्यादा ज़रूरी है कहते हैं। ये दवाइयों से, जैसे मैंने बताया, कि उतने ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन रेयरली कुछ पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कुछ मेडिकेशंस हैं जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि बोलने में थोड़ी तकलीफ हो जाना, या हाथ में थोड़ी धुरजारी या कंपन महसूस करना, या शरीर में थोड़ा अकड़न जैसा महसूस करना। तो इन सब चीज़ों के लिए भी ज़रूरी है कि हम अपने साइकेट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलें, क्योंकि ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो जो भी आपका साइकेट्रिस्ट होगा वो दवा में फेरबदल करके ये जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनको कंट्रोल कर सकता है। आपको खुद दवा में फेरबदल या खुद डिसाइड नहीं करना है कि मुझे दवा बंद कर देनी, तो उससे बिना मतलब में पेशेंट को तकलीफ हो, बराबर? उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट लंबे टाइम तक दवा ले रहा होता है तो उसको ये जो भी लक्षण है ये सब ठीक होने लग जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि उसका जो सोशल इंटरेक्शन है, ठीक है ना, वो थोड़ा कम हो गया है। अब वो लोगों के साथ उतना ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, ठीक है ना, अभी वो कोई चीज़ शुरू करने का इनिशिएटिव नहीं लेता, यानी कि एक तरीके से जो हमने नेगेटिव सिम्टम्स की बात की वो उसको डेवलप होने लग जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट होना,
ठीक है ना। जो भी नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उसके लिए दवा तो चालू ही है, लेकिन उसके साथ ही जितना हो सके सोशल स्किल ट्रेनिंग, जितना ज़्यादा हो सके उसको फैमिली और सोसाइटी में इन्वॉल्व करना। ठीक है, जितना ज़्यादा हम उसको फैमिली में सोसाइटी में इन्वॉल्व करेंगे, जितना ज़्यादा वो इंटरेक्ट करेगा, तो उतना ही ज़्यादा उसका कॉग्निशन स्ट्रांग होगा। ठीक है, और वो भी एक अच्छा जीवन जी सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी है घर के लोगों को भी बीमारी के बारे में समझना कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये क्या है। ठीक है ना, उसमें होता ये है कि बहुत बार घर वाले समझते नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में वो ऐसा क्यों कर रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी पेशेंट कर रहा है वो जानबूझ के कर रहा है, तो घर के लोगों को पेशेंट के लिए गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, और उसका उनका बर्ताव उसके लिए अलग हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो भी पेशेंट कर रहा है, वो उसके लक्षणों का भाग है। वो कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो अगर वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, हम ये बात को समझेंगे, तो हमारा पेशेंट को देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें ये उसको एक सपोर्ट और ये बीमारी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है? अभी उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी गैर मान्यताएँ भी होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है, उससे रिलेटेड। जैसे कि मुझे कुछ क्वेरीज़ आई थी, जिनके बारे में मैंने थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक है ना? पहली गैर मान्यता मतलब लोगों ने ऐसा कहा था कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की एक से ज़्यादा पर्सनैलिटी हो सकती है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ठीक है ना? तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है ना? जो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो दूसरा बीमारी है, जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के अंदर आता है। ये जो बीमारी है स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है ना? इसमें ऐसा नहीं है कि पर्सनैलिटी चेंज होते रहती है। इसमें हो क्या रहा है कि जो पेशेंट है, उसका वास्तविकता से टच दूर हो गया है। ठीक है ना? ये जो कानों में आवाज़ें आ रही थी, ये जो वहम उसको हो रहा था, हैलुसिनेशंस और डेल्यूशंस, ठीक है ना? तो ये उसके मुख्य सिम्पटम्स रहते हैं। ठीक है? तो ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है और गंभीर मानसिक बीमारी है जिसके लिए दवा लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स बहुत वॉयलेंट होते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हमेशा ही वॉयलेंट हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट वॉयलेंट हो। वो इसीलिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो उनको डिल्यूशंस हो रहे होते हैं, जो उनको वहम हो रहे होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में आके उनको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला है वो मेरे बारे में बातें कर रहा है या मुझे मारना चाहता है, जिसके कारण वो गुस्सा करते हैं। ठीक है ना? तो जिसके कारण वो वॉयलेंट हो जाते हैं। बाकी वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा वॉयलेंट ही रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको शुरुआत से ही नेगेटिव सिम्पटम्स रहते हैं। ठीक है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि हर स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हमेशा वॉयलेंट ही रहे। तीसरा चीज़ ये कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो बैड पेरेंटिंग या मतलब कि बुरी परवरिश के कारण होता है। ठीक है ना? तो उसमें ये समझना ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया कि ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, ठीक है ना? कि तनावपूर्ण बचपन वो एक एग्रीवेटिंग फैक्टर हो सकता है, कि वो एक फैक्टर हो सकता है जो स्किज़ोफ्रेनिया को बाद में प्रेसिपिटेट करे। लेकिन वो अकेला सिर्फ रीज़न नहीं हो सकता स्किज़ोफ्रेनिया होने का। इसके अलावा घर अगर घर वालों को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया हमेशा होगा ही। तो ये बात मैंने जैसे अभी की कि अगर घर में अ, पेशेंट के 2 पेरेंट में से 1 पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो चांसेस 10% होते हैं। अगर दोनों पेरेंट को है तो चांसेस 40% हो जाते हैं और जनरल पॉपुलेशन में चांसेस अराउंड 1% रहते हैं। यानी कि जनरल पॉपुलेशन में भी स्किज़ोफ्रेनिया हर 100 में से 1 जन को हो सकता है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर घर में पापा-मम्मी दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया है तो बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया होगा ही। फिर उसके बाद एक गैर मान्यता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनका आईक्यू जो होता है वो हमेशा लो रहता है या होता है। देखिए उसमें ऐसा है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं, ये इसमें स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी के कारण जो मेंटल फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन, अटेंशन, मेमोरी, वो सब अफेक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण ऐसा उसका कॉग्निशन थोड़ा डल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो आईक्यू है वो कम है। कितने बहुत सारे क्रिएटिव और फेमस लोग थे जिनको बाद में मतलब स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ। ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि
जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं उनका IQ कम। अगली गैर मान्यता ये कि स्किज़ोफ्रेनिया है जो है वो बहुत रेयर है, बहुत कम रहता है। तो इस बारे में तो हमने बात की ही है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो बहुत कॉमन है। हर 100 में से 1 जन को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है उसके लाइफ टाइम में, ठीक है? और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टेटस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है? कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी रेस का हो, स्किज़ोफ्रेनिया किसी को भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। लास्टली कि स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो कंप्लीट उनकी रिकवरी नहीं हो सकती है। ठीक है, जो स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, हमें सबसे पहले ये समझना है कि स्किज़ोफ्रेनिया इज़ ट्रीटेबल। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और एक बार ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्पटम्स हैं वो भी ठीक होने लगते हैं। अब कुछ-कुछ पेशेंट हो सकते हैं जिनको मतलब एकदम कंप्लीट रिकवरी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है और वो चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि उसका हिस्ट्री ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस कितना था, उसका फैमिली हिस्ट्री कितना स्ट्रॉन्ग था, पहले कितने उसने बार मेडिकेशन था, वो बार-बार मेडिकेशन कंटिन्यूअसली ले रहा था कि नहीं ले रहा था, उसका कम्प्लायंस कैसा था। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है उसका टोटल रिकवरी। जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर कोई पेशेंट है, बराबर ठीक तरीके से दवा लेता है, तो 30 टू 40% केसेस में पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है। बाकी 30 टू 40% केसेस में ऐसा रहता है कि पेशेंट को कुछ सिम्पटम्स रह जाते हैं, लेकिन दवा अगर वो चालू रखता है तो वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि 5 टू 10% केसेस में कि पेशेंट को मतलब दवा देने के बाद भी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा, बराबर, लेकिन जनरली ऐसा देखा तो जाता ही है कि पेशेंट इम्प्रूव हो ही जाता है। इसके लिए दवा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमें ये एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसका जो उसके बारे में लोगों को एक्चुअली इतना ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये उसके लिए लोगों के बीच में स्टिग्मा है, ठीक है ना? उन लोगों के अंदर वो लोग बात करने से शर्माते हैं, एम्बैरेस फील करते हैं। और जो सोशल मीडिया है और जो मूवीज़ है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वहाँ पे भी उसको गलत तरीके से दर्शाया जाता है या उसको उसके बारे में सही जानकारी नहीं दी जाती, जिसके कारण लोगों को पता नहीं चलता स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में और वो ट्रीटमेंट लेने से भी कतराते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें उसकी सही जानकारी हो। अगर हमें उसकी सही जानकारी होगी, तो फिर हम उसको डायग्नोज़ कर पाएँगे और उसका सही टाइम पे हम साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलके उसकी दवा चालू कर सकते हैं। ठीक है ना? ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि ऊपर का कोई जादू किया हुआ है, ठीक है ना? तो लोग बुआ भगत के पास जाते रहते हैं और उसमें बिना मतलब में टाइम बर्बाद करते हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ये एक बायोलॉजिकल इलनेस है, ठीक है ना? जिसमें ये हो सब क्यों रहा है? बिकॉज़ ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मगज के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके कारण ये सब हो रहा है। तो जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट लेंगे, ठीक है ना? जितना जल्दी आप साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मिलेंगे, बुआ भगत के चक्कर में ना आके, तो उतना जल्दी ही पेशेंट के लिए अच्छा है और पेशेंट एक अच्छा जीवन जी सकता है। थैंक यू।